हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार मैथ स्टेनो में। आज हम लोग लेकर चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं समय को देखते अनुसार। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जो नीति नियम लगा है पंचायती राज व्यवस्था, जो अनुच्छेद आता है 40 के अंतर्गत, इसमें क्या होता है ना, पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायत से लेकर जो मुद्दा होता है ग्रामीण में, जैसे मार झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं हो गया, जिसके अनुसार वो जो खेत बंटवारा नहीं होता है उसके अनुसार दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो यही राज्य व्यवस्था के अनुसार ये आपको संविधान में बता दिया गया है, उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या देखेंगे, तो पहला है स्थानीय स्वशासन के जनक, दूसरी स्टेप में देखेंगे सभी महत्वपूर्ण समिति, उसके बाद देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वो क्यों आया, उसके बाद चौथा स्टेप है सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जो ओ जैसे ए बी सी डी होता है ना, उसके अनुसार वो बताया गया है। अगला है प्रीवियस ईयर, जो क्वेश्चन आ चुका है, जो एग्जाम में हो चुका है, उसके लिए क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि कौन कौन आया है एग्जाम में। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आने लायक है, वो संभावना होता है आगामी परीक्षा के लिए। अच्छे तरह से वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छे तरह से देखिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं देखिएंगे वीडियो को तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला है, देखिए टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे बड़ा ऊपर जो होता है केंद्र सरकार का हक होता है, उसके बाद नहीं किसमें, तो राज्य सरकार में पंचायती व्यवस्था लागू किया जाता है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब लोकल जो क्षेत्र होता है उसके लिए, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पहला है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा है शहरी क्षेत्र। पहला है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा है शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिर्फ गांव आएंगे, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए नगर, नगर मीन्स शहर आपको देखने को मिलेगा दूसरा में। चलिए अगला देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। जैसे नीति नियम होता है, जो नीति नियम लगता है शहर में और गांव में, कुछ नियम लेकर आते हैं तो वहाँ का स्थिति जो होता है, गांव का स्थिति होता है, शहर का स्थिति होता है, सुधार करने के लिए ये सब लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू करता है। अब देखिए कौन है यहाँ पर, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था इन्हीं के काल में स्थापित नहीं किया गया है। 80 से इनका काल चला था, 1880 से लेकर 1884 तक। 1880 से लेकर 1884 के अंतर्गत वो कौन सा काल था, इनको नाम से जानते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, यही लॉर्ड रिपन के आपका इमेज है, देख लीजिए। उसके बाद में है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में जिला बोडो की स्थापना नहीं की, जिला ने बोडो की स्थापना नहीं की। कब, तो 1882 के अंतर्गत। महात्मा गांधी यहाँ पर है। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इसका मतलब ये नीति नियम लागू करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि नीति नियम रहेगा तभी हम लोग का गांव विकसित कर सकता है। बिना नीति नियम का गांव शहर कोई भी नियम कानून के अंतर्गत नहीं काम नहीं किया जाएगा।
तो सब लोग उसके लिए खड़े हो जाएंगे आदमी कि ये गलत हो रहा है काम, ये सही काम हो रहा है। तो इसके लिए तो नीति नियम बनाना जरूरी है, जिसके अंतर्गत वही महात्मा गांधी लेकर आए थे। तो एथी यही क्या कहला है, महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक के नाम से जाना जाएगा। तो उनको याद रखिएगा क्या चीज़ बोलना है, तो महात्मा गांधी ही ऑप्शन में आएगा, तो महात्मा गांधी ही मारना है। और किनके काल में लागू नहीं किया गया, तो लॉर्ड रिपन के काल में लागू किया गया। कब, तो 1882 ईस्वी में। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। ये क्या बोला है भाई, कि इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। ये गांव के लेकर चलते थे कि गांव के लोग अच्छे तरह से जीवन यापन कर सके और कुछ सुविधा उनको मिल सके। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यानी यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। बिल्कुल सही बात है, एक आदमी से गांव तो नहीं चलेगा, ये सब लोग मिलकर चलाएंगे तभी चल सकता है, अन्यथा नहीं तो गांव जैसे या शहर का कोई भी उसमें सदस्य बनेगा तो सब लोग का सहमति के अनुसार ये राज्य व्यवस्था लागू किया जाएगा, जो पंचायती राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं हम लोग। संविधान सभा है, संविधान सभा। तो देखिए यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्ष में नहीं थे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पक्ष में नहीं थे, क्या चीज़ के लेकर, ये पंचायती राज्य व्यवस्था को लेकर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य व्यवस्था नहीं आता है, जो पंचायती राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं हम लोग। कौन सा अनुच्छेद है, तो 40 के अंतर्गत। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम लेकर नहीं चलते थे, मीटिंग होता था, वहाँ पर जनसभा को बुलाया जाता था, जिसका अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जबकि 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में वो राष्ट्रीय प्रसारणी सेवा के लिए बुलाहट किया गया था। कब, तो 2 अक्टूबर 1953 में। अगला टॉपिक है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957। असफल होने का कारण, ये असफल हो गया था, जिसका कारण क्या है कि जन भागीदारी का अभाव, वहाँ पर लोग वहाँ पर इकट्ठा न हुए और उसको बात मानने के लिए तैयार न हो पाए, इसके वजह से ये बलवंत राय मेहता समिति वो असफल रहा। सुझाव देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव, क्या चीज़ नहीं अपनाए, क्या चीज़ सुधार नहीं उसमें किए। बलवंत राय मेहता समिति को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार नहीं कहा जाता है। एग्जाम में कितने बार आ चुका है वस्तुकार, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कौन है, तो वही बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ये आता है, वस्तुकार नहीं कहा जाएगा। तो दूसरी स्टेप कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी नहीं कहा जाता है इन्हीं को, ये दोनों नाम से ही क्वेश्चन उठाता है, ये भी ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव भी इन्हीं को नाम से जाना जाता है, और जबकि नहीं दूसरा का कौन है कि 2 स्तरीय वाला नहीं जो राज्य व्यवस्था बताए थे पंचायती राज्य व्यवस्था, वो कौन सा समिति था, इन्हीं अशोक मेहता नहीं समिति, ये था, दूसरा नहीं 2 स्तरीय पर, जबकि ये 3 स्तरीय वाला बोलेगा ना तो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ये आता है। अगला देखिए ग्राम पंचायत, तो ये 3 गो स्तर वाला है ना, तो तीनों स्तर का नाम नहीं, पहला है स्तर का नाम पहला ग्राम पंचायत, जब नहीं ग्राम नहीं स्तर नहीं पर नहीं होता है, ग्राम स्तर पर मतलब नहीं गांव के नीति नियम पर रहता है ये, ठीक, गांव के लिए है। पंचायती समिति जो नहीं ब्लॉक नहीं स्तर पर होता है, ब्लॉक के लिए इसमें बताया गया है, जबकि जिला नहीं परिषद या जिला नहीं पंचायत जिला स्तर पर इसको रखा गया है। इसी के वजह से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। यही 3 गो स्तर है जो तीनों स्तर के लिए बलवंत राय मेहता समिति को चयन किया गया है, ठीक है।
अगला है कि भारत सरकार ने राज्य को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने राज्य को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बना है। तो राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव, जो गांव का नाम है कौन सा, बगदरी। राजस्थान, एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, कौन सा, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य है। तो पहला राज्य मारिएगा राजस्थान। कौन सा जिला, तो नागौर जिला था। कौन सा गांव, तो ये कौन सा गांव है, बगदरी गांव। उसी में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये भी क्वेश्चन कर देता है। ये 2 अक्टूबर 1959 था, जबकि 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ नहीं किया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत, ठीक ना। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री इन्हीं को, मतलब अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं, उन्हीं के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा देखिए कौन सा समिति है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में, अशोक मेहता समिति 1977 में आया। द्विस्तरीय, ध्यान रखिएगा यहाँ पर द्विस्तरीय, काहे वो गड़बड़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, ये 2 सुझाव था, जिसमें उसमें नहीं क्या था, 3 स्तर पर। एक तो पहला नहीं गांव के स्तर पर, और दूसरा ये पंचायत, ये ब्लॉक के अंतर्गत, और तब नीति सरकार ने कौन सा था, जिला स्तर पर। जबकि इसमें ने 2 है, अशोक मेहता समिति 1977 में लागू किया गया। पहला है जो मंडल नी पंचायत, जो ब्लॉक स्तर पर था, इसमें गांव स्तर पर नहीं, ठीक है। दूसरा है जिला स्तर, माने जिला नी परिषद या जिला नी पंचायत जिला स्तर पर होना चाहिए। दूसरा यही बताए। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव, तो एसी और एसटी को आरक्षण देने का सुझाव इस समिति में बनाया गया है। ये भी कह देता है कि एसी और एसटी को सुझाव देने वाला कौन सा समिति था, तो अशोक मेहता समिति, जो 1977 में लागू नहीं किया गया। जी.बी.के. राव समिति एक आया, जो तीसरा समिति है, जो 1985 ईस्वी में ये आया। जब एक और समिति आया जो एल एम सिंघवी समिति 1986 में आया, 1 साल के तुरंत बाद आया ये समिति, जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव मिला। जबकि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव ये भी है, मिला है। उसके बाद ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव मिला है। दूसरी स्टेप कि राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव मिला है। ये राज्य चुनाव जो होता है उसी के अंतर्गत नहीं आता है। कौन है, तो एल है, एम, देखिए एम सिंघवी समिति के अंतर्गत आपका आता है कौन सा, राज्य चुनाव आयोग का गठन नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका जिसे मुखिया नहीं बन जाता है, तो ये ग्रामीण स्तर पर होता है ना। जबकि ये 4 स्तर वाला ये है। कौन स्तर वाला होना चाहिए जी, 4 स्तर वाला ये होना चाहिए, ठीक है। जबकि 2 स्तर वाला नहीं कौन सा था, अशोक मेहता नी समिति, और 3 स्तर वाला नहीं कौन था, तो 3 स्तर वाला नहीं जॉन बलवंत राय मेहता नी समिति के अंतर्गत दिया गया है। एक अगला भी समिति आ गया। अगला देखिए पी के थुंगन समिति 1989
1989 ईस्वी में। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। कि संवैधानिक का मतलब संविधान के अनुसार आपको दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि नीति नियम लागू नहीं करना बहुत नहीं अच्छा है। नीति नियम से ही हमारा देश राज्य, जबकि ये गांव का नीति नियम जो होता है उसके अनुसार ये आपका बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक पास भी होता है इसी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए 1989 में राजीव गांधी द्वारा क्या बोला है कि 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन, ये भी कई बार आ चुका है कि राजीव गांधी द्वारा कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया है। किसके द्वारा? राजीव गांधी द्वारा। कब? 1989 ईस्वी में। अगला है कि लोकसभा, इसमें कौन कौन? लोकसभा एक राज्यसभा है, लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आता है, ये लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला है 73वां संविधान संशोधन। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये आने की संभावना भी है अगला आने वाला परीक्षा में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हन राव की सरकार में ये बनी थी समिति, ये थी संशोधन हुआ था। ठीक है, सभी ये तो चौथा है ना समिति, ये कौन सा समिति है? ये चौथा नहीं समिति है कि पांचवा समिति है? पहला तो नहीं कौन सा समिति था? बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा नहीं कौन सा था? अशोक मेहता समिति। और तीसरा नहीं कौन सा था? पी.वी. नरसिम्हन राव नहीं समिति। और चौथा नहीं कौन था? एल.एम. सिंघवी। और जबकि ये पांचवा है कौन? तो पी.के. निथुंगन समिति। कब लागू किया गया? 1989 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित नहीं हुआ। ये भी कह देता है कि लोकसभा से पारित नहीं किया गया है। कब? तो 22 दिसंबर 1992। 23 दिसंबर को क्या किया गया? एक दिन के बाद। तो 1992 में राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। पहले तो लोकसभा से नहीं पारित किया गया 1999 में, लेकिन 22 दिसंबर 23 दिसंबर को क्या हुआ? 1992 में राज्यसभा से पारित भी हो गया। जबकि 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। अगला 24 अप्रैल को 4 दिन के बाद, ये 4 दिन के बाद 1993 से पूरे देश में लागू नहीं हो गया। कौन सा? ये भी ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं कर दिया गया। कब? यही क्वेश्चन कर देता है कि 24 अप्रैल 1993 से ही पूरे देश में लागू कर दिया गया। कि ये बात सही है, संशोधन कर कर रख दिया गया है। जो बात लिखा गया है उसको संविधान संशोधन के नियम के अनुसार कि ये सही है कि गलत है, उसी को नहीं बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन ये कब देश में लागू कर दिया गया था। तो कब? तो ध्यान रखना है कि पूरे देश में लागू कर दिया गया है 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कर देता है कि दिवस के रूप में, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक ना। अगला देखिए, इसके बारे में कुछ विशेष रूप से आ जाता है क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू नहीं किया गया। कब? तो 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है। अगला देखिए, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग कहेगा तो कौन सा भाग है? तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ का प्रावधान किया गया है। इसमें 243 के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन कर देता है कि 73वां संविधान संशोधन जो नहीं होता है ना, 73वां संविधान संशोधन
यानी 243 से लेकर ये 243 के ओ तक संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन रखा गया है। ठीक है, अगला है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था नहीं की गई थी। ये भी नहीं आपको नहीं बता दिए थे कल ही कि इसमें टोटल विषय की संख्या नहीं कितनी है, तो 29 विषय की ये इसमें संख्या है। 29 विषयों का आकलन नहीं किया गया है 73वां संविधान संशोधन में। अगर भाग नहीं अगर पूछेगा तो भाग कौन सा है, तो 9वां भाग के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद नहीं कह देता है तो 243 से लेकर 243 के ओ तक ये टोटल को नहीं प्रावधान नहीं इसमें किया गया है। टोटल 29 विषयों का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान भी नहीं किया गया है। ये भी कह देता है कि 73वां संविधान संशोधन जो है ना, कौन सा स्तर पर ये संशोधन किया गया था, तो 3 स्तरीय पर। 3 स्तरीय कौन सा समिति लेकर आया था, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत लागू नहीं किया गया है। अगला है कि ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। ये भी क्वेश्चन नहीं कर देता है। 1/3 महिला आरक्षण नहीं किस नहीं संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कितना में, तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। इसका कार्यकाल पंचायती राज व्यवस्था जो लागू नहीं किया जाता है, मुखिया बनता है, मुखिया नहीं बनता है, वार्ड नहीं बनता है, कितने साल के लिए बनता है, तो 5 वर्ष के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, निर्धारित पंचायती भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मुखिया ने गलत काम नहीं कर दिया, उसको जनता हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा, लेकिन व्यक्ति को नहीं फिर नहीं चुनाव नहीं करेंगे तो 6 महीना के अंदर आपको नहीं फिर से चुनाव नहीं किया जाएगा और फिर से उस मुखिया के पद की दूसरे आदमी को या दूसरे व्यक्ति कोई भी हो उसको चयन किया जा सकता है, लेकिन 6 महीना के अंतर्गत नहीं कर देना है आपको। अगला है एसी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। एसी एसटी भी कहेगा तो 73वां संविधान संशोधन के यहाँ अंतर्गत नहीं आता है। ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। ये ओबीसी जो होते हैं ना, ओबीसी के आरक्षण जो मिलेंगे राज्य विधानमंडल पर ही छोड़ दिया गया है। यही आरक्षण नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से नौकरी में भी आप लोग को नहीं कुछ नहीं करना नहीं होता है, जिसमें कुछ भी आरक्षण मिल ही नहीं करेगा तो नहीं बताइए कट ऑफ तो निहाई लेकर चल जाता है। लेकिन आरक्षण नहीं किसको मिल जाता है, जो जनरल वाले होते हैं उनको भी मिल जाता है कुछ आरक्षण। ठीक है, आज जबकि ये एसी और एसटी में नहीं हो जाते हैं उनको भी नहीं मिल जाता है आरक्षण, लेकिन बीच बिचवा होता है ना, उसका तकलीफ नहीं होता है, नौकरी जल्दी नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से आप लोग को मेहनत भी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं मेहनत कीजिएगा तो आरक्षण वाला नहीं लेकर चल जाएगा सीट, ये नहीं हो पाएगा। अभी आरक्षण देखिए यही मिला है, अभी आरक्षण महिलाओं ने को आरक्षण दिया गया है ना, यही मिला है। अभी बिहार में बिहार पुलिस का आया था वैकेंसी, जो अब देखिए आरक्षण के अनुसार जो नहीं लड़का का सीट है और वो लड़की लेकर नहीं सीट नहीं बैठ जा रही है। ये अच्छा चीज़ तो नहीं है ना, वो हक देना चाहिए तो दोनों का सेम देना चाहिए, लेकिन अब क्या करिएगा, नहीं प्रावधान तो दे दिया गया है 73वां संविधान संशोधन में कि महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है। तो वहीं जब लिखल बात नहीं है संविधान के अनुसार तो उसी के अनुसार तो देखता है वैकेंसी भी। ठीक है, लेकिन ये गलत चीज़ है, लेकिन अब गलत करने से कुछ होता है थोड़े, वो अपना पोस्ट है पोस्ट तो लेकर चला जाएगा, लेकिन आरक्षण नहीं बना दिया गया है। जो नीति नियम है, नीति नियम लागू हो जाता है तो उसको भाई सुनना तो बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए पंचायती राज की संरचना, इसका संरचना यानी ढांचा कैसे नहीं तैयार किया गया था, देखिए तो पहला ग्राम सभा। ग्राम सभा में नहीं कौन आते हैं, ग्राम सभा में नहीं गांव के जो मुखिया नहीं होते हैं, एक नहीं मुखिया उसका अध्यक्ष होते हैं। ग्राम सभा का जो वहाँ पर ग्राम सभा नहीं बुलाया जाएगा, उसका अध्यक्ष नहीं अगर कोई पूछे कि कौन होते हैं तो उसका मुखिया नहीं होते हैं। लेकिन कौन बुलाते हैं, सरपंच बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, सरपंच बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो, ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ये भी कई बार नहीं आ चुका है क्वेश्चन
कि ग्राम सभा अगर बुलाया जाएगा ना, जो पंचायत, जो हम लोग का नहीं है पंचायत, गांव का पंचायत होता है ना, जहां पर आबादी नहीं कितना होना चाहिए 200 या 200 से अधिक, ये ग्राम सभा का। लेकिन पंचायत होता है ना, पंचायत नहीं कहां पर नहीं बनाया जाता है, जहां पर नहीं आबादी गांव में जहां पर नहीं आबादी होना चाहिए 1000 से अधिक, अगर जनसंख्या उस गांव में निवास नहीं करता है तो उसी गांव में आपको पंचायत बनने के लिए तैयार नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। जबकि यदि ग्राम सभा नहीं कौन बुलाता है, तो ग्राम सभा नहीं बुलाता है तो आपका कौन बुलाता है भाई, याद है? सरपंच नहीं बुलाते हैं। और उनका अध्यक्ष नहीं के रूप में कार्य नहीं कौन नहीं करते हैं, तो वही मुखिया नहीं करते हैं। ठीक है। ये बोला है कि सभा अगर बुला दिए तो वहां पर कम से कम नहीं 200 व्यक्ति का होना जरूरी है, या 200 से अधिक होना चाहिए, तो अभी वहां पर काम नहीं किया जाएगा। कुछ नहीं मुद्दा लेकर नहीं, कुछ बात नहीं बोला जाएगा कि वो कोई गलती नहीं किया है तो उसको नहीं सुधारा जाएगा। वहीं कम से कम कितना होना चाहिए सदस्य को, तो 200 से अधिक होना चाहिए। ग्राम पंचायत तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर दिया गया है। अब देखिए इसमें नहीं क्या हुआ है ना, देखिए कार्यपालिका कार्य के रूप में नहीं कौन कौन रहेंगे ग्राम सभा में, तो पहला है कौन सा, तो देखिए वार्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए तो मुखिया, या उसी को नहीं प्रधान नहीं कहते हैं। जैसे प्रधान हम लोग नहीं कहते हैं कहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश में जाएंगे ना तो हम लोग नहीं प्रधान के नाम से जानते हैं मुखिया को। ठीक है। लेकिन हमने के बिहार में है तो बिहार में नहीं मुखिया नहीं, कोई मुखिया हम लोग कहते हैं उन्हीं को, ठीक ना। लेकिन यहीं जाएंगे यूपी में तो नहीं क्या हो जाते हैं, उसको नहीं प्रधान के नाम से बोलते हैं हम लोग। न्यायपालिका कौन नहीं होता है, तो देखिए पहला तो पंचायत पंच नहीं होते हैं न्यायपालिका के रूप में, दूसरा सरपंच होते हैं, पहला पंच और दूसरा सरपंच। अगला सरकारी अधिकारी कौन होता है, अगर सरकारी अधिकारी के ये कहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल ग्राम सभा में ये 5 का रोल है। पहला तो है कौन सा, वार्ड, और दूसरा है मुखिया, और तीसरा है पंच, चौथा सरपंच, एगो पांचवा जो है ना सरकारी जो अधिकारी होता है, ये सरकारी अधिकारी नहीं है, ये सिर्फ 5 साल के लिए चुने गए हैं ये 4 गो। लेकिन जो पांचवा होते हैं ना वो सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है। जो ग्राम सेवक या बीडीओ, ठीक है, हम लोग नहीं जाते हैं ब्लॉक में तो वहीं ब्लॉक में बैठते हैं ग्राम सेवक या बीडीओ, वही ग्राम सभा का क्या है, कार्यकारी अधिकारी है जो नहीं काम करते हैं इनके सिफारिश पर। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो पंचायती राज की संरचना उसी के बारे में है। दूसरा स्टेप में ये पंचायत समिति, पहला तो हम लोग नहीं सीख लिए कौन सा, त्रिस्तरीय ना है भाई, तो त्रिस्तरीय में तो एक स्तर तो सीख लिए, एक स्तरीय में कौन सा सीखे हैं, ग्राम सभा, और दूसरा में अब लोग क्या सीखेंगे, अब ये पंचायती समिति है। तो पहला तो अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक का प्रमुख जो होता है वहीं अध्यक्ष के रूप में नहीं कार्य नहीं करेंगे, और दूसरा उपाध्यक्ष जो कुछ सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। कौन सा, उपाध्यक्ष में होना चाहिए। ठीक है। सरकारी अधिकारी बीडीओ को फुल फॉर्म अगर कोई पूछ देता है तो ये भी ध्यान रखना है, ब्लॉक क्या है, डेवलपमेंट ऑफिसर है। ठीक है। उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। जाति आय निवासनी अगर बनाते हैं तो उसमें देखिएगा ये आपका राजस्व अधिकारी नहीं का होता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये बीडीओ को शॉर्ट में बीडीओ कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लॉक, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर। समझ में आ गया। उसके बाद जिला पंचायत के अनुसार अगर चलेंगे तो ये अध्यक्ष, इसमें भी उपाध्यक्ष रहेंगे।
जिला स्तर पर कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा उस क्षेत्र की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इस हिस्सा का मतलब पार्ट में हो सकते हैं। ये भी जैसे ये प्रावधान दिया गया है इसमें, वैसा ही इसमें भी होना चाहिए। लेकिन सरकारी अधिकारी जो होता है ना, इसमें CEO नहीं होता है। क्या है? CEO। अगर इसको नहीं बोलेंगे फुल फॉर्म में तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसी का सिग्नेचर भी होता है। ठीक है, इसी को नहीं बोलते हम लोग CEO। ये भी समझ में आ गया। ये लेकिन जिला स्तर पर होता है। CO जो होते हैं जिला स्तर पर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का जाति या निवास बनता है तो कौन सा स्तर पर बना रहे हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत बना रहे हैं कि ये जिला के अंतर्गत बना रहे हैं, क्या ब्लॉक के अंतर्गत बना रहे हैं, तो उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो यही समझ में नहीं आता है लड़का लड़की को या किसी लोगों को भी। लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखना है कि अगर जिला स्तर पर कहेगा, 3 गो स्तर तो बताए हैं ना, 3 गो स्तर बताएं, तो ये देखिए, ये जो नहीं जिला स्तर पर होते हैं तो अध्यक्ष के रूप में नहीं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में नहीं, कौन सा नहीं होंगे? जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है ना, तो 3 गो स्तर ये बताए हैं ना। तो पहला स्तर नहीं क्या था? ग्राम सभा, ग्राम सभा था। जो नहीं ग्राम नहीं सभा नहीं के लिए आपको नहीं क्या बोले हैं, देखिए तो यहाँ पर ग्राम सभा नहीं के लिए नहीं क्या हम बताए हैं, ये BDO या ग्राम सेवक जो अधिकारी के रूप में काम नहीं करेंगे। लेकिन बशर्ते नहीं दूसरा नहीं जो बताए हैं पंचायती ये समिति, पंचायत समिति बताए हैं दूसर का में BDO हो जाएंगे। BDO उसका फुल फॉर्म भी बता दिए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जबकि त्रिस्तरीय नहीं पर हम बता दिए कि जिला स्तर पर, जिला स्तर पर तीसरा है तो CEO नहीं रहेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नहीं यहाँ से चलते हैं अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 243 से 243O तक। 243 के देखिए पहला है 243, देखिए जी इधर 243, इसमें परिभाषाएं नहीं बोला गया है। इसमें क्या है? पहला परिभाषाएं। अगर परिभाषा नहीं अगर कहेगा तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो 243 के अंतर्गत आएगा। जबकि अनुच्छेद 243 की 1 के अनुसार अगर कहेगा तो ग्राम सभा, ग्राम सभा यही कह देता है। ग्राम सभा नहीं का जो अधिकारी होते हैं कौन होते हैं? BDO या ग्राम सेवक। समझ में आ गया? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 243 के A। ठीक है, जबकि 243 के B नंबर में तो पंचायतों का गठन नहीं किया गया है 243 के B नंबर में। पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होगी। ठीक है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम वहाँ द्विस्तरीय यानी हो सकती है। जहाँ पर पंचायती राज यानी व्यवस्था होगा ना, तो जिस पंचायत में 20 लाख से अगर कम रहेगा, 20 लाख से अगर कम रहेगा, तो वहाँ पर जो नीति नियम लागू होगा ना, तो द्विस्तरीय। अब 20 लाख से अधिक अगर रहता है ना, तो त्रिस्तरीय लागू नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 243 का C है। अनुच्छेद 243 के C में क्या कहा गया है कि पंचायतों की संरचना का मतलब ढांचा नहीं अगर कह देता है कि पंचायत का संरचना कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 243 के C के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि अनुच्छेद 243 का D नंबर क्या कहता है? स्थानों का आरक्षण नहीं कहेगा, तो 243 का D है। ठीक है, AC और ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3
ओबीसी का आरक्षण राज्य यानी विधान मंडल के निर्णय पर है। अब जैसा निर्णय लेगा ओबीसी को मिलेगा आरक्षण, नहीं लेगा नहीं मिलेगा। ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 243 का क्या है? डी के अंतर्गत आता है। यही क्वेश्चन उठाता है, बारीकी से उठाएगा तो ये जैसे दरोगा में उठा लेता है, उसके बाद बिहार एसएससी होता है ना, उसमें इससे क्वेश्चन अधिकांश पूछने का संभावना होता है। अगला है अनुच्छेद 243 का ई है। 243 के अनुच्छेद ई, कार्यकाल कितना वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए कार्यकाल। ठीक है, 243 का ई। अनुच्छेद 243 के एफ में क्या कहा गया है कि सदस्य की योग्यता पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? यानी 21 वर्ष होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 243 का यानी एफ में बोला गया है। ठीक है, एफ के बाद क्या है? जी। 243 के जी में बोला गया है कि पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व ये क्या है? देखिएगा, शक्ति युक्ति होता है ना, मुखिया का शक्ति नहीं है, वार्ड का शक्ति है, ये प्रावधान नहीं जिसके अनुसार नहीं आता है। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है कि अपना शक्ति नहीं का बल नहीं का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो ये 243 की जी में बोला गया है। ठीक है, अगला 243 के एच में क्या बोला गया है कि पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार। कर का मतलब टैक्स, जो टैक्स लगता है ना, तो 243 की कौन सा है? यानी एच के अंतर्गत नहीं बोला गया है कि पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार है। जैसे में आपका जैसे इधर उधर नहीं गाड़ी लेकर जा रहे हैं, चाहे किसी पर नहीं कर लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जमीन पर भी नहीं कर लगा सकते हैं। तो छोटा मोटा नहीं कर जो ये ग्राम नहीं सभा नहीं के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 के एच है ना, एच के अंतर्गत। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 243 का आई। 243 का आई, राज्य वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन ये भी कह देता है। जैसे कोई नली नहीं पास हुआ, गांव में नली बनता है ना, तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं कह देता है? तो 243 के आई के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कोई गांव में जो रोड ढलैया नहीं होता है, आपका गली नली जो ढलैया है ना, तो वित्त नहीं पास नहीं होता है, पैसा नहीं पास होता है। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं पास नहीं होता है? 243 के आई के अंतर्गत नहीं पास नहीं होता है। और जब इतना नहीं अगर बोल देते हैं तो कोई भी कहेगा कि नहीं कुछ पढ़े हैं। इसी के वजह से नहीं बोलते भी हैं कि ये तो पढ़ाई के साथ साथ ये वीडियो को शेयर भी करना है। समझ में आ गया? साथ साथ शेयर भी करना है। अगर हाँ पढ़ाई लगातार नहीं अगर करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, तभी नहीं ये प्रतिदिन अगर डालेंगे वीडियो तो आपके पास चल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखते हैं तो फिर तो आपका गलती है, मेरा तो गलती नहीं है। हम लोग तो वीडियो प्रतिदिन बनाते रहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तो ये समझ में आ गया, अगर बीत नहीं कहेगा कि आपका नॉली नहीं पास हो गया है तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत पास हुआ है? अनुच्छेद आई 243 के आई। ई ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नहीं बोल दीजिए कि आई, तो ऐसे नहीं आई। कैसे आई? 243 से फर्स्ट के आई। अनुच्छेद 243 के जे है। अब जे में क्या बोला गया है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि पंचायतों को माने लेखाओं की सम परीक्षा। लेखाओं का मतलब समझ में आ गया? ये क्या चीज बोला गया है? ये जे में है कि पंचायतों को लेखाओं की सम परीक्षा का मतलब समझ में आ गया कि अगर एक्शन ले लेता है, आपका नली गली सही तरीका से बनल ना है। जैसे नहीं होता है कि अगर ईंटा डाल दिए कमज़ोर का मतलब एगो नंबर 1 का पैसा निकाल लिए और उसमें डाल दिए भरेठी, तो गांव का लोग नहीं क्या करेंगे? शिकायत करेंगे कि नहीं कि हमारा गली नहीं बनाने के लिए मुखिया इतना पैसा बिल पास कर दिया, लेकिन बताइए कि भरेठी डाल दिया और जो 5 दिन के अंतर्गत 1 महीना के अंतर्गत नली गली ढह गया।
तो बताइए कि केस होगा कि नहीं होगा, मुद्दा उठेगा कि नहीं। तो वही मुद्दा उठाने के लिए कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, तो 243 के जे के अंतर्गत नहीं आता है। के नहीं हो बचवा, यानी जे हो, ठीक ना। भाई देखो अनुच्छेद 243 के अब के में क्या कहा गया है, देखो के बचवा बबुओ देखा हो, अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी क्वेश्चन कर देता है कि मुखिया अगर बनते हैं या वार्ड नहीं बनते हैं, तो वार्ड नहीं बनते हैं, निर्वाचन होता है ना, चुनाव होता है, तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव होता है, तो यानी कौन सा है 243 का के नंबर के अंतर्गत आपका चुनाव होता है। ये भी अगर पूछ देते हैं कि अगर वार्ड आप बने हैं ना, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत वार्ड बने हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 243 के नंबर है। आगे अनुच्छेद 243 की एल संघ राज्य निक्षेत्रणी को लागू होना, अनुच्छेद इसमें क्या कहा है कि संघ राज्य निक्षेत्रों को लागू होना, वही लागू नहीं कर सकता है, तो 243 के एल नंबर में बोला गया है। अनुच्छेद 243 के एम में क्या कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, अगर कुछ क्षेत्रों में लागू ना होगा पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था नहीं कोई क्षेत्र में लागू नहीं होता है। ये भी बता चुके हैं पहले भी, अभी भी देख लीजिए। एक तो है नागालैंड, एक है मेघालय, एक है मिजोरम, और एक और राज्य है, लेकिन राज्य ना है, वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू नहीं किया गया है। समझ में आ गया, तो इसी के अंतर्गत नहीं। तो अगर कह देता है कि कोई कि क्यों नहीं लागू किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 243 के एम के अंतर्गत जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है, और नागालैंड, मिजोरम और नहीं क्या है मेघालय, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 243 की इन 243 की इन विद्यमान निविधियों और पंचायतों का बना रहना, कि कौन कौन विद्यमान रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसमें बोला गया है 243 के इन में बोला गया है। 243 के ओ में क्या बोला गया है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। वर्जन नहीं का मतलब नहीं कोई अड़चन नहीं आ जाता है, जैसे नहीं होता है चुनाव जब चुनाव निर्वाचन होते समय कोई अड़चन डालता है, कोई नियम कानून मार झगड़ा हो जाता है, तो अनुच्छेद 243 के वो नंबर है जो नहीं प्रावधान लेकर नहीं आता है, जो सही तरीका से वहाँ पर चुनाव हो सके, उसके अंतर्गत 243 अनुच्छेद कौन सा है 243 के वो नंबर में है। ये आपको तो टोटल बता दिए। अब तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछ चुका है उसी के अनुसार नहीं आपको बता देते हैं। हाँ, ये कंप्लीट अगर वीडियो देख लिए हैं तो कंप्लीट देख लिए हैं तो कम से कम आपका 2 नंबर 4 नंबर, अगर 2-4 नंबर 5 नंबर एको नंबर नहीं आ जाए तो बहुत नहीं अच्छा रहता है, जिसके अनुसार जानिए कि आप लोग क्लियर नहीं हो जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट भी होता है, अगर अच्छे तरह से नहीं आप लोग नहीं पढ़ लेते हैं तो कोई भी नहीं क्वेश्चन भी करता है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। मेरा तो गलती नहीं होता है, इसीलिए नहीं बोलते हैं कि वीडियो को भी अच्छे तरह से आप लोग देखिए। अगर वीडियो बन रहा है तो सही ढंग से देखिए, कम से कम सही ढंग से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर सही ढंग से नहीं वीडियो को देखेंगे तो सॉल्व तो क्वेश्चन नहीं होगा। आधा अधूरा देखिएगा वीडियो को, वहीं समझ में नहीं आता है तो कहिएगा कि कोई भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। अरे उसको अच्छा से पहले तो वीडियो को देखिए, तब तो वहाँ पर चयन नहीं कर सकते हैं कि ये सही बता रहा है व्यक्ति, कोई नहीं बता रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है, देखिए तो यहाँ पर तो टिक मार कर दे दिया गया है वो जल्दीबाजी के लिए, ठीक है। लेकिन देख लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित नहीं है, तो पंचायती
राजनीति प्रणाली से। समझ में आ गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29वीं कार्य सौंपे गए हैं, जो 29वीं विषय है। 29 विषय बताए हैं ना, उसी के अनुसार नहीं ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 न हम बताए हैं कि 1/3 भाग आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए, वो भी 73वां संविधान संशोधन में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंतर ये आप लोग को चुनाव नहीं कर लेना चाहिए, ये आपको प्रावधान में ही बोला गया है, ये भी हम बता दिए हैं। देखिए तो क्वेश्चन तो आसान है, ये भी देखिए कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। देखिए यूपी पीसीएस का है क्वेश्चन, ये भी 2015 में क्वेश्चन उठाया है। ठीक है। चलिए अगला तन देखिए तो पंचायती राज प्रथम परिवर्तित नहीं किया गया है। परिवर्तित का मतलब बदल दिया गया है। देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, बीपीएससी में भी आया है ये 1999 में, जबकि एसएससी में आया है 2009 में और 2011 में भी एसएससी में आया है। उसके बाद यूपी यानी टेट में भी आ गया है 2011 में क्वेश्चन, अभी भी आएगा। वो तो 2011 का पुराना हम पूछे, लेटेस्ट में तो नहीं कई बार नहीं आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ लेते हैं तब तो कि क्वेश्चन भी नहीं अगर करता है तो समझ में आएगा, तभी तो आंसर दे सकते हैं ना। देखिए ये कौन सा आंसर नहीं हो गया? तो राजस्थान में पहला पंचायती राज प्रथम माने परिवर्तित का मतलब लागू नहीं किया गया था, तो राजस्थान में नहीं किया गया था, ये नागौर जिला में। ठीक है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से नहीं कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए जिला नहीं परिषद है ना, उसके बाद ग्राम पंचायत है, और जबकि जाने की पंचायत समिति भी है, और एगो लेकिन नगर परिषद नहीं आता है। किसके अनुसार? पंचायती राजनीति व्यवस्था के अनुसार नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन ये आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है नहीं आ जाए आगामी परीक्षा में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डॉट में आरंभ नहीं की गई। आंध्र प्रदेश, राजस्थान के बाद नहीं कौन सा था? आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है। आंध्र प्रदेश में लागू नहीं करने वाले नहीं कौन सा नहीं व्यक्ति थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहीं नहीं लागू किए गए थे। ठीक है ना, लागू नहीं किए उसी में। ठीक है। तो ये पहला तो राजस्थान में नहीं हुआ, नागौर जिले में, और दूसरा का कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय हम बताए थे ना, तो का अनुमोदन किस समिति के द्वारा नहीं किया गया है? 3 गो स्तर वाला ने हम क्या बताए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति, और द्वीप स्तर वाला ने कौन सा बताए थे? यानी अशोक मेहता समिति बताए है ना, तो वही है बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद ने अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना ने की सलाह दी? तो 2 स्तर वाला ने ये सलाह दिए हैं। कौन? अशोक मेहता समिति। ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होना चाहिए। जो चुनाव होता है, मुखिया को वोट हम लोग देते हैं या वार्ड को वोट देते हैं, जिसका पंजीकरण हो गया है, नाम जुड़ गया है, वोटर लिस्ट पहले होता था, वोटर लिस्ट के अनुसार जिसका 18 वर्ष हो गया उसी को वोट मारना है, और वो भी उसमें नाम दर्ज रहेगा तभी वोट मार सकते हैं, अन्यथा नहीं तो वोट नहीं मार सकते। तो वही नहीं बोला गया है इसमें। ठीक है। अगला देखिए कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना ये, तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इनके काल में ही, इनका अच्छा काल कितना से कितना तक चला था?
1880 से लेकर कितना तक 1884 तक नहीं 4 साल नहीं क्या काल था इनका, जो नहीं 1882 ईस्वी में नहीं क्या कर दिए, पंचायती राज नहीं व्यवस्था को नहीं लागू नहीं कर दिए। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। तो भारत नहीं की पंचायती राज व्यवस्था नहीं का वस्तुकार शिल्प नहीं किसे नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन ने ये भी नहीं पूछा है कि वस्तुकार नहीं किसे कहते हैं, तो वहीं डॉक्टर नहीं है BR मेहता नहीं को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? BR मेहता को। तो ये भी तो अब तो देखिए क्वेश्चन और है, अब तो समाप्त नहीं हो गया। लेकिन ये पंचायती राज नहीं व्यवस्था तो आप लोग को नहीं बहुत नहीं अच्छे ढंग से नहीं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा नहीं वीडियो में भी, ऑनलाइन के लिए हम बता रहे हैं, ये तो ऑफलाइन वाले हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले अगर नहीं वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अगर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन एक टॉपिक है, टॉपिक बाई टॉपिक नहीं वीडियो निकालेंगे। अगर वीडियो आपको सही लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ताकि और वीडियो अगला आने वाला है कि आपके पास नहीं जा सकता है, तो अच्छे ढंग से नहीं वीडियो को देखिएगा। अगर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में ना हो, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्वेश्चन कर देता है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए अच्छा ढंग से काम नहीं कीजिए, अपने घर पर भी नहीं पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए। चलिए हम लोग सही तरीक़ा से नहीं चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।